एक लोक कल्याणकारी राजा के रूप में देखता हूँ। शिवाजी महाराज, आप जरा याद कीजिए, शिवाजी महाराज के दादा मालोजी राव भोसले, राइट रॉन्ग, मालोजी राव भोसले संतान नहीं थी तो मन्नत मांगने हम जाते हैं ना। मैं ये मन्नत की बात नहीं कर रहा जो बांद्रा में है। मन्नत मांगने जाते हैं तो मन्नत वो गए शाह शरीफ की दरगाह पे, शाह शरीफ की दरगाह पे गए, मन्नत मांगी। बाद में उनके दो बेटे हुए, एक का नाम रखा शाह जी, एक का नाम रखा शरीफ जी। और शाह जी के पुत्र हुए छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता राजा नहीं थे। वो राजा कैसे बने? सबसे पहले उन्होंने थोड़ा सा ग्रुप बना के चंद्रराव मोरे के खजाने को लूटा, सेना बनाई। सवाल नंबर 1, ये हिंदू मुसलमान का सवाल है कि सत्ता का सवाल है? सत्ता का सवाल है। महाराज ने वो लूटा, सेना बनाई और गुरिल्ला वॉरफेयर को डेवलप करके उन्होंने अपना राज्य पूरे महाराष्ट्र में फैलाया। अब पूरे महाराष्ट्र में ये राज्य ये फैलाया तो फिर उधर से बीजापुर के आदिल शाह, दिल्ली में औरंगजेब, दोनों को लगा ये शिवाजी इतना बढ़ रहा है तो हमारा तो एरिया कम हो जाएगा। एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा? लगान ज़्यादा मिलता है, टैक्स ज़्यादा मिलता है। तो उधर से आदिल शाह ने अपने एक जनरल को भेजा, अफजल खान। अफजल खान बोला कि भाई ये शिवाजी को ठीक ठाक करके आओ। अफजल खान आया, एक मैं थोड़ा कहानी के रूप में बता रहा हूँ, एक पहाड़ पर उन्होंने तंबू लगा दिया और शिवाजी महाराज को मैसेज भेजा, संदेश भेजा कि भाई मैं आया तो हूँ आपसे लड़ने, पर अगर हम बातचीत से समस्या हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। महाराज ने बोला होगा वेरी गुड, ये तो अच्छी आइडिया है। फिर उसने एक शर्त रखी कि जब आप आएंगे तो आप बिना हथियार के आना। हम जब बातचीत करेंगे हथियार हमारे पास नहीं रहेगा। महाराज जा रहे थे, घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, तलवार नहीं थी, तो उनके एक बॉडीगार्ड ने उनको देखा और बोला महाराज कुठे चालले? महाराज ने बोला मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। बोले तुमची आपकी तलवार कुठे आए? तो महाराज बोलते हैं मेरा और उनका समझौता है कि जब हम मिलेंगे हमारे पास कोई हथियार नहीं रहेगा। वो बॉडीगार्ड एकदम टेंशन में बोले महाराज खाली उतरा। महाराज उतरे, बोले महाराज ये बताओ आपकी हाइट कितनी है? थोड़ा मैं कहानीकार बनना था, नहीं बन पाया, इसलिए अभी कहानी हो जा रहा। हाइट कितनी है? महाराज ने बोला होगा 5 फुट 6 इंच। बोले अफजल खान की हाइट क्या है? 6 फुट से कम या 6 फुट से ज़्यादा? ज़्यादा। बोले महाराज आपका साइज क्या है, बॉडी साइज? मेरा साइज दिख रहा है ना? महाराज का साइज कौन सा था? स्मॉल, मीडियम, लार्ज? मीडियम। ठीक है। बोले अफजल खान का साइज क्या है? एक्स्ट्रा 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 लार्ज। सरलता से समझाने के लिए बोलता हूँ मैं, मान लो अफजल खान और शिवाजी महाराज दोनों यहाँ हैं, अपने को उनको गिफ्ट देना है। गिफ्ट देना है तो शर्ट अपन गिफ्ट करेंगे, रेडीमेड शर्ट। तो शिवाजी महाराज को कौन से साइज का शर्ट देंगे? मीडियम। मीडियम दे देते, छोटा पड़ेगा नहीं। और अफजल खान को 4X मिल जाए तो अच्छा है। तो महाराज वो बॉडी में आपसे बड़ा, हाइट में आपसे बड़ा, बिना हथियार के तो आपका मर्डर ऐसे ही कर देगा। महाराज भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार अपने साथ में ले जाओ। काय म्हणतो आपण याला? वाघनख। और ये बॉडीगार्ड का नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी महाराज के 18 बॉडीगार्ड में से 12 बॉडीगार्ड्स मुसलमान थे। महाराज गए अफजल खान के तंबू के पास। अफजल खान जोर से चिल्लाया शिवा शिवा और उन पे अटैक किया, गले पे जाके हाथ रख दिया। महाराज तैयार थे, पेट में वाघनख डाला, अफजल खान नीचे गिर गया। अफजल खान गिर गया तो अफजल खान की तरफ से उनका सचिव, सेक्रेटरी आया, तलवार निकाली और महाराज को मारने की कोशिश की। और उस सेक्रेटरी का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। बता दीजिए शिवाजी महाराज के साथ कौन है? रुस्तमे जमान। और अफजल खान के साथ? ये हिंदू मुसलमान का मामला है या सत्ता का मामला है? सत्ता के मामले में एक आखिर मज़ेदार बात बता देते हैं, फिर वापस मैं इस टॉपिक पे आ जाऊंगा।
अभी अभी उत्तर प्रदेश में राजस्थान में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो बीजेपी की से जो मुख्यमंत्री हैं कोई दिया कुमारी मैडम एक दिन हल्दी घाटी के मैदान पे गई। हल्दी घाटी के मैदान पे एक कॉपर प्लाक लगा हुआ है, कॉपर पट्टी लगी हुई है। इस मैदान में अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई। लड़ाई में अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। ये मैडम बड़ी परेशान, बोले हिंदू राजा हार गया, ये कैसे हो सकता है? पट्टी बदलो, क्या कर दो? इसमें राणा प्रताप जीत गए और अकबर हार गया। अब मैं मैडम को बोलूँगा, मैडम जिसको जिताना जिता दो, जिसको हराना हरा दो, मेरा कुछ नहीं जाता, पर इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ। कैसे बताऊंगा मैं बताऊंगा हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की फौज है, एक तरफ राणा प्रताप की फौज है। अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है, तो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? राजा मान सिंह। जवाब दीजिए, अकबर की फौज में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? इधर आते हैं राणा प्रताप जी के पास। राणा प्रताप की सेना में एक दो उनके प्रमुख सेनापति हैं, एक का नाम है राम सिंह और दूसरे का नाम है हकीम खान सूर। सेम सवाल, राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू सैनिक है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों तरफ हिंदू है, यस नो? दोनों तरफ मुसलमान है। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि दो राजाओं की लड़ाई है? इसको अंग्रेजों ने चालाकी से धर्म के बीच की लड़ाई बता दी, जिसको सांप्रदायिक राजनीति वाले पाकिस्तान के मुस्लिम लीग वालों ने एक दिशा दे दी और इधर हिंदू महासभा आरएसएस ने दूसरी दिशा दी, जिससे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाना चालू हो गया। अब खैर ये मुख्य बात है, और जब इसके बारे में हम थोड़ा और गहराई से अध्ययन करते हैं तो मैं इसको ऐसा कंक्लूड करता हूँ, ऐसा देखता हूँ कि इस तरफ जो उभरा समाज था आज़ादी के आंदोलन के साथ, उसके प्रतिनिधि के रूप में मैं बाबा साहब अम्बेडकर को लेता हूँ। और इधर जो थे डूबते वर्ग के लोग, कमज़ोर होते वर्ग के लोग, राजा नवाब जमींदार जागीरदारों के प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को लेता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बोला, पर एक का मेरा स्टैंडर्ड है, वो है के सुदर्शन। नाम सुना है? कोई बात नहीं, ऐसे नाम नहीं सुना तो भी चलता है। कौन थे के सुदर्शन? के सुदर्शन सन 2000 में आरएसएस के सरल संघ चालक बने। के सुदर्शन ने स्टेटमेंट दिया, भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, फेंक दो, एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। इशारा किस तरफ है? कौन सी किताब की तरफ है? मनुस्मृति। बाबा साहब ने क्या किया? महाड़ आंदोलन, उसी के साथ कौन सी किताब को जलाया? मनुस्मृति। चलाते समय बाबा साहब ने क्या सोचा होगा? इस किताब में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। इंसिडेंटली बाबा साहब की उपस्थिति में जिस व्यक्ति ने संविधान जलाया वो एक ब्राह्मण था, सहस्त्रबुद्धे। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी नफरत ब्राह्मणवाद से है, ब्राह्मणों से नहीं है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। है तो बाबा साहब ने इस तरफ ये किया और इस तरफ उन्होंने भारतीय संविधान को बनाया, ये हमारा एक रास्ता। और इधर से है मनुस्मृति की, और दूसरी तरफ बात करते हैं ये संविधान को फेंकने की, विदेशी बनाने की। अब ये देशी विदेशी से एक मज़ेदार बात मुझे याद आती है, ये जो ज्ञान है, मानवता के मूल्य हैं, ये देशी विदेशी होते हैं कि पूरी मानवता के लिए एक है? पूरी मानवता के लिए एक है। विज्ञान भी पूरी मानवता के लिए एक है। पर एक बात उनकी सही है, कुछ चीज़ें देशी विदेशी होती हैं। कुछ लोग शाम को लेते हैं ना, बस उसके सिवा कुछ देशी विदेशी नहीं है, बाकी हमारा पूरी दुनिया हमारी है। तो दोस्तों, आज मैं क्या सोचता हूँ कि आज संकट बहुत बड़ा है, घर घर तक ये चीज़ पहुँच गई है, इशारों में कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू मेजॉरिटी में तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए तो उससे उसका मतलब है जो यहाँ के कुछ छोटा तबका सवर्णों का है,
उसका राज हो, उसके सिद्धांतों पर राज हो, एक पुरुष प्रधान समाज बने जिसमें पूरी सब चीज़ें चलें। तो इसलिए मैं निवेदन ये करता हूँ कि हम अम्बेडकरी महिला आंदोलन जो कर रहे हैं, हमारा एक काम ये भी होना चाहिए कि हम इस प्रकार के सम्मेलन तो करें ही, जागरूकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर साथ ही साथ अपने बीच में काडर्स को तैयार करें। काडर्स मतलब कि भाई हम में से जो लड़के लड़कियां, एक्चुअली ये आंदोलन में लड़के भी शामिल हो सकते हैं, ये मत समझिए कि स्त्री मुक्ति आंदोलन केवल स्त्रियों के लिए ही है, स्त्रियों का ही है, स्त्रियाँ ही काम करेंगी, हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि इस आंदोलन में जैसे आज इस अच्छे सम्मेलन को आज आयोजित किया गया है, वैसे ही हमें नियमित रूप से बस्तियों में जाके, बस्ती के जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके सवालों को समझ के एक गहराई से ये बताने की ज़रूरत है कि आज हमें कौन से मूल्यों पर चलना है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम संविधान की बात तो सब करते हैं, संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में हर जगह जगह घूमे थे। दुर्भाग्यवश 78 सीटें चोरी हो गई, चोरी ने डकैती हो गई, नहीं तो आज सरकार बदली रहती, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो वो संविधान जो हाथ में लेकर चलते थे, उस संविधान को हमको लोगों के दिल तक पहुंचाना है, दिमाग तक पहुंचाना है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो एस्पेक्ट ये भी है कि जिस प्रकार से गांव में दलित महिलाओं पर शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, वो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है। सांप्रदायिक दंगों में मैं हसीना खान से पहले बहुत डिस्कस करता था, बहुत कुछ सीखा मैंने उससे कि भाई किस प्रकार से दंगों में दो प्रकार के अत्याचार होते हैं। एक प्रकार का अत्याचार पुरुषों पर, और जो स्त्रियों पर होने वाला अत्याचार वो दो प्रकार का होता है, उसको आप समझ लीजिए। तो एक बात मैं आरएसएस की तारीफ करना चाहता हूँ। किस बात की? कि उन्होंने अपने जो भी उनकी विचारधारा उल्टे रास्ते वाली थी, उसके आधार पे उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दी। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने का कोर्स। वो अपने प्रणब बाबू राष्ट्रपति थे, उनको भी लगा यहाँ चले जाएंगे तो भारत रत्न मिल जाएगा, चलो वहाँ भी जाके के एडगेवार को सलाम करके आ जाओ। इतनी लंबी वो ट्रेनिंग देते हैं। क्या हम लोग इतनी प्रतिबद्धता से अपने आंदोलन के लिए काम कर सकते हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ। अगर भगत सिंह ने अपने जीवन का 100% देश के लिए कुर्बान किया, अगर बाबा साहब ने पूरी जिंदगी आंदोलन करके दलितों के लिए किया, तो क्या हम में से बैठा वो हर एक व्यक्ति अपने जीवन का थोड़ा सा भाग, 1%, 2%, 10%, 50% समाज को नहीं दे सकते? समाज के बीच में जाके समाज की समस्याओं को समझना, और उसी के साथ साथ जब मैं इतनी निराशा की बात कर रहा हूँ, एक आशा की किरण भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आशा की किरण ये है, हमारे पास अभी मटीरियल बहुत है, इतिहास के बारे में, स्त्रियों की समस्याओं के बारे में, दलितों की समस्याओं के बारे में बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत अच्छी उनकी आउटलाइन है। पर सवाल ये है, क्या ये चीज़ लोगों तक पहुंच रही है? जगह जगह आपको शाखा मिलेगी, नमस्ते सदा वत्सले करते हुए लोग मिलेंगे, पर क्या हम लोग नियमित रूप से बस्तियों में जाकर इस प्रकार का संदेश दे सकते हैं? क्या हम वहाँ 15 दिन में एक बार मीटिंग लेकर एक आध वीडियो बताएं, एक आध चर्चा करें? और मैं बताना चाहता हूं कि हम में से कई लोगों ने इस प्रकार के वीडियोस, वेबसाइट्स और पोर्टल्स की लिस्ट बनाई है जो इस प्रकार की चीज़ों को लोगों तक स्पष्ट करती है। याद रखिए दोस्तों, जब तक हमारे दिमाग में स्पष्टता है, नफरत नहीं आ सकती। अब थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, क्योंकि दंगे आज केवल मुस्लिम समाज के लिए नुकसानदायक नहीं है। जितना वो मुस्लिम समाज के लिए नुकसानदायक है, उतना ही वो देश की तरक्की को पीछे ढकेलते हैं। और उसमें जो समाज में गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं, उसके आधार पे नफरत फैलाई जाती है। छावा फिल्म का उल्लेख हुआ था। छावा फिल्म एक आई जो नफरत थी उसको दोगुना करके चली गई।
ऐसी और 10 फिल्में लाइन में होंगी, आई एम श्योर अबाउट इट। तो हम क्या हाथ पे हाथ धरे हुए रख के बैठेंगे? हमको स्त्रियों के लिए काम करना है, हमको पूरे समाज के लिए काम करना है। तो हम कम्युनिटीज़ में जाके क्या 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार 2-3 घंटे की मीटिंग रख सकते हैं क्या, जिसमें सेलेक्टेड वीडियोस, सेलेक्टेड आपके चॉइस के हिसाब से। और मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा खुद के बारे में बीच में बोल दूँगा तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। ऐसा मैंने 15 वीडियोस का एक चेन बनाया है, जिसमें आज की सांप्रदायिकता की समस्या, स्त्रियों की समस्या, दलितों की समस्या एक के बाद एक है। 30-30 मिनट का एक वीडियो है, वो मैं भेज दूंगा आपको, आप उसको आगे सर्कुलेट कर सकते हैं। मेरा नाम तो लास्ट में आना चाहिए। तो इससे ज़्यादा अच्छा काम जिन्होंने किया है वो एक है रुचिका शर्मा, डॉक्टर रुचिका शर्मा, बेहतरीन इतिहासकार, एक्सेलेंट। दूसरा ये अशोक कुमार पांडे। तीसरा सत्यहिंदी.com। इसमें से कुछ कुछ चुनकर हम लोगों को दिखा सकते हैं। और आपके यहाँ के पड़ोस में ही एक महान डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार रहता है, बेहतरीन फिल्में, राम के नाम से लेके फादर सन एंड द होली वॉर, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं जो हमको समाज को दिखाना चाहिए। एक बार मैं आनंद जी से बात कर रहा था, मैंने कहा आपने जो रीज़न और ये सीरीज़ बनाई है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यूअरशिप मिल रही है, इसको 5-6 लाख हैं। तो आनंद जी बोले कि 5-6 लाख से क्या होता है, देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है। सही बात है, वो फिल्म भी बनाएंगे, जगह जगह दिखाएंगे भी, सही। हम क्या करेंगे? हम उसको पिकअप करके, उनका एक विवेक रीजन नाम का भी सीरीज़ है, मैं कुछ कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर एक किताब है RSS BJP राजनीतिक एजेंडा, इंग्लिश वाली शायद नहीं है पर हिंदी वाली है। उसके 6 पेज में मैंने हम लोग समाज में क्या कर सकते हैं वो दिया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इतने अच्छे आयोजन के बाद ये सम्मेलन हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये हमारे लक्ष्य की शुरुआत है। यहाँ से शुरू होकर हम समाज में फैलेंगे, घर घर तक, बस्ती बस्ती तक। और एक और जानकारी दे दूँ, मैं एक और छोटे से आंदोलन का भी भाग हूँ, अभी तो छोटा है पर बहुत अच्छा है, वो है संविधान जागर अभियान। आज मैंने उनको यहाँ बुलाया था पर उनके एक्टिव कार्यकर्ता अभी नहीं थे तो आज नहीं आ पाए, पर आशा ताई को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका नंबर भी मैं आपको दूंगा, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनको बुलाइए। वो संविधान के बारे में इतने अच्छे तरीके से वर्कशॉप लेते हैं। संविधान ने औरतों को क्या दिया, उसके आधे घंटे का वर्कशॉप बातचीत के माध्यम से, और हर एक मौके पर इस प्रकार के वो कार्यक्रम निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो संयोजन समिति है ऐसे संगठन से जुड़ेगी, ताकि संविधान जो हमारा केंद्र बिंदु है, हमारी एक्सिस है, हमारी धुरी है, जिसके आधार पे आगे का आंदोलन चलना चाहिए। आज मैं वही सोचता हूँ, हमारे सामने आगे जाने का रास्ता क्या है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, इन सब मुद्दों पर लड़ने में हमारा स्त्रियों का भाग भी इसमें आ जाता है, दलितों का भाग भी आ जाता है, अल्पसंख्यकों का भाग भी आ जाता है, गरीबों का भाग भी आ जाता है। तो इस संविधान के आधार पर एक आंदोलन हम खड़ा करें। और रेडीमेड ज़्यादा नहीं है, अभी अभी जगह जगह पर। एक और देखा है मैंने, बहुत सारे संगठन संविधान की बातें करते हैं, उसमें एक ही कड़ी मिसिंग होती है कि वो संविधान की बातें एक जगह से होती हैं, बस्ती और घर तक नहीं पहुंचती। हम उसको आगे ले जाएं, बस्तियों और घरों तक ले जाएं। और मैं इसी के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने जो इतना अच्छा कदम उठाया है, उसको एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से इसके सभी पहलुओं को लेकर हम समाज में आगे चलें। और दूसरे जो इस प्रकार के आंदोलन हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से राइवलरी नहीं है, स्पर्धा नहीं है। हमको जो ऑलरेडी समाज को बदलाव वाली ताकतें हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। आज जो दक्षिण पंथ है वो इस मुट्ठी के समान है, एकदम यूनाइटेड। एक तरफ आवाज़ उठती है, पूरे देश में फैल जाती है। और हमारे बीच में मेरा पूरा विश्वास है, धर्मनिरपेक्ष लोग ज़्यादा हैं, उदारमतवादी लोग ज़्यादा हैं, पर वो बिखरे हुए हैं, अलग अलग संगठनों में हैं। तो आप अलग अलग संगठन रखिए,
पर जब कॉमन एजेंडा है उसके आधार पर एक दूसरे के कार्यक्रम को मजबूत करना, अपने कार्यक्रम में उनको जोड़ना, उनके कार्यक्रम में खुद से जुड़ना, ये अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर समाज तो बना सकते हैं। नहीं तो फिर 2024 में थोड़ी उम्मीद मिली कि भाई हमारे वोट बढ़ भी सकते हैं, फिर बिहार ने उसका हमारा पंक्चर कर दिया। वो स्थिति में हमको नहीं जाना। हमको सामाजिक आंदोलनों की जो आज जिम्मेदारी है, सामाजिक चेतना का विस्तार, समाज में बदलाव के लिए मिलजुल कर काम करना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद।